हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आ गया हूँ ऑब्जेक्टिव का। हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को मैं आपको बता दूं, हर एक स्टूडेंट को 50 में कम से कम 45 क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, अगर नहीं किए तो समझ लो तैयारी नहीं हो पा रही है आपकी, क्योंकि मैंने 100% तैयारी में दिया है और बहुत प्रश्न हमने आप लोगों को रिवीजन के तौर पे बहुत सारा प्रश्न करा दिया हूं। तो इस बार 50 में कम से कम 45 सही होना ही चाहिए। अधिक से अधिक अगर मैं माफ़ करना चाहूँगा तो 40, अधिक से अधिक 40 कर दोगे, लेकिन करना है आप लोगों को बिल्कुल। सभी बच्चों आराम से पूरा टेस्ट देना, हर एक क्वेश्चन का मुझसे पहले ही आंसर बताना। और एक बात और, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस बार टारगेट अगर 95% पूरा करने का काम करेगा तो वह सिर्फ सम्राट अकेडमी चैनल है। ठीक है, तो चलो पहला प्रश्न पढ़ता हूँ। देखो, पहला प्रश्न यह है कि कह रहा है कि उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। ये ऊपर रिएक्शन देख लो ध्यान से। ये जो रिएक्शन है, कह रहा है कि कौन सा रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया है कि विस्थापन अभिक्रिया है। बताओ, इन चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा, आपको बताना है। लेकिन आप लोगों को रिएक्शन ध्यान से देखना है कि Fe जो कि सॉलिड के रूप में लिया गया है और कॉपर सल्फेट जो कि जलीय विलयन के रूप में लिया गया है, ये जब दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं तो कॉपर बना रहा है और यहाँ पे फेरस सल्फेट बना रहा है। ठीक है, तो चलो बताओ कौन सी अभिक्रिया है। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये लोहा जब अभिक्रिया कर रहा है कॉपर सल्फेट से, तो देखो कॉपर को यहाँ पे अलग हो गया और लोहा सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पे उपस्थित हो गया। मतलब कि अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक में से उसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो विस्थापित मतलब कौन सा, विस्थापन अभिक्रिया। मतलब कि क्वेश्चन पहले का डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन हर साल आता है। ये रिएक्शन देखोगे ना, ये रिएक्शन हर साल आता है, तो भूलना मत, तुरंत देखते जान जाना कि विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, देखो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। प्रश्न दूसरा यह है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन AgCl, ऑप्शन बी PbNO3 होल ट्वाइस, ऑप्शन सी FeSO4, ऑप्शन डी CaCO3। बताओ यहाँ पे चारों ऑप्शनों में से कौन सा राइट आंसर होगा कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए पे क्लिक करोगे, AgCl। जितने बच्चों ने ऑप्शन ए दिया है बिल्कुल 100% उनका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते रहो और अच्छे मार्क्स लेकर आओ। इस बार दिखा दो कि हाँ भाई हम भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 95%। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, देख लो तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न यह है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़ते हैं कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है। इस तत्व का नाम बताइए। कह रहा है कि कोई भूरा रंग का चमकदार तत्व यक्स है। अब इस यक्स को जैसे हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, ठीक है, तो यह काला हो जाता है। तो वो कौन सा तत्व होगा यक्स? कॉपर होगा कि जिंक होगा कि सल्फर होगा कि इनमें से कोई नहीं। बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। सबको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि कॉपर होगा, क्योंकि कॉपर को जब वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो कॉपर को कभी जला कर देखिएगा आप लोग, जैसे ही जलाओगे ना तो उस पर काले रंग की परत जम जाती है, मतलब वो तत्व काला हो जाता है। ठीक है, गर्म करने पे तो कॉपर ही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए जितने लोगों ने दिया होगा 100% उनका आंसर सही है। नोट करते जाना कि 50 में से कितना क्वेश्चन सही कर रहे हो, कितना गलती, ईमानदारी से, पढ़ाई के साथ कोई बेईमानी नहीं। चलो अगला देख लो, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे। H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान है। ठीक है, H2SO4 मतलब होता है क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। पूछ रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का pH मान कितना होता है। बताओ, 0 होगा कि B 7 होगा कि ऑप्शन सी 7 से कम होगा कि ऑप्शन डी 7 से अधिक होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब आपको मालूम चल गया कि अम्ल है तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, सबको मालूम है, तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जितने बच्चों ने सी दिया है 100% उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। प्रश्न नंबर यहाँ पे पाँचवा प्रश्न यह है कि एक विलयन जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। कोई विलयन है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH मान होगा। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो आप ही बताइए कि जब नीला को लाल कर देता है तो वो अम्ल ही होता है। एक ट्रिक हमने बनाया था, अनील। अनील मतलब ये होता है कि मतलब अम्ल है, नीला को लाल कर देता है। तो देखो नीला को लाल कर देता मतलब अम्ल है, और अम्ल का pH मान 7 से कम। तो 7 से कम क्या दिख रहा है, ऑप्शन ए 6, यही हो जाएगा राइट आंसर।
तो देखिए कितना आसान प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग आसानी से दे पाओगे। ठीक है, बस आप लोग प्रैक्टिस करके जाना इन प्रश्नों की। देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न यह है कि शुद्ध जल का पीएच मूल्य है, शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए बताओ 0, ऑप्शन बी बताओ 1, ऑप्शन सी बताओ 7, ऑप्शन डी बताओ 14। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है आप बताओ। तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो 7 होता है, उदासीन। ठीक है, क्योंकि शुद्ध जल उदासीन होता है और उदासीन का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 7। देखो प्रश्न नंबर 7 है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, जो धावन सोडा है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए NaSCO3, ऑप्शन बी Na2CO3 10H2, ऑप्शन सी CaCOCl2, ऑप्शन डी NaOH। बताओ धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है इन चारों ऑप्शनों में से। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, धावन सोडा का होता है ऑप्शन बी Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और ये पहला जो आप देख रहे हो ये खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है, इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, खाने वाला सोडा जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो CaCOCl2, इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यह ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है, याद रख लेना यहीं पे। और ये तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जानते ही हो आप। ठीक है, तो सभी आप लोग इसी में बता दिया हूँ, चारों को चारों याद कर लेना। अगला देखो, ठीक है, अगला यह है 8वां कि यहाँ भरना है कि ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है, मतलब इनमें से कौन ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाएगा। बताओ ऑप्शन ए सिलिका, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी कार्बन। बताओ इन प्रश्नों में से कौन सा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8वां है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जिंक, जिंक जो होता है वो ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। जिंक की अभिक्रिया अगर ठंडे तनु अम्ल से करा देते हो, उत्पाद में आप हाइड्रोजन गैस निकलते देखोगे। ठीक है, चलिए जितने लोगों ने सी दिया है 100% उनका आंसर क्या है, बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न देख लो क्या है, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 जो है उसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। यह है प्रश्न नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वो ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। ठीक है, ठंडे जल की बात है, वो अम्ल था। ठीक है, ठंडे तनु अम्ल, ये ठंडे जल है कि ठंडे जल में कौन सी इसमें से ऐसी आप धातु है जो हाइड्रोजन गैस देगी। ऑप्शन ए Ag, ऑप्शन बी Na, ऑप्शन सी Al, ऑप्शन सी Cu। ठीक है, बताओ क्या होगा राइट आंसर मेरे प्यारे। जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप तुरंत आंसर दोगे बी Na मतलब क्या होता है जानते हो ना, सोडियम। सोडियम को अगर ठंडे पानी में डाल दोगे तो रिएक्शन करके तुरंत हाइड्रोजन गैस निकालेगा, तुरंत खोलने लगेगा, तुरंत हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगा। ठीक है, ये बात आप लोग काउंट रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब याद रखना इस प्रश्न को, भूलना मतलब। जितना बच्चे ऑप्शन बी दिए हैं उनका बिल्कुल 100% आंसर जो है राइट है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, अगला प्रश्न दिखाता हूँ, प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न 10वां ये है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन सी जो धातु है वो ऊष्मा की कुचालक है। कुचालक मतलब ये चीज़ होता है जिसमें से ऊष्मा न जा सके। ठीक है, कुचालक ये होता है। ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी लोहा। बताओ प्रश्न 10 का राइट आंसर क्या होगा। ऊष्मा की कुचालक पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ऊष्मा की जो कुचालक है वो है सीसा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देख लो आप लोग, अगला प्रश्न आंसर देने का प्रयास करो आप लोग। क्या है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त, देखो असंतृप्त यौगिक पूछ रहा है कि असंतृप्त यौगिक होगा इन चार ऑप्शनों में से एथेन, मेथेन, एथिलीन कि एथाइल एल्कोहल। बताओ निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक कौन सा है, इसमें से आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी पे क्लिक करोगे एथिलीन, क्योंकि एथिलीन जो है वो असंतृप्त यौगिक है। जितने बच्चों ने ऑप्शन सी दिया है बिल्कुल उनका राइट आंसर है उनका। ठीक है, काउंट करते रहना आप लोग। चलो अगला प्रश्न देख लो, प्रश्न नंबर 12। ये अच्छा प्रश्न है। यकृत जो है वो स्रावित करता है, मतलब यकृत क्या स्रावित करता है, लार, जठर रस, पीत रस, अग्नाशयी रस। बताइए यकृत जो है वो क्या स्रावित करता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यकृत जो है वो पीत रस स्रावित करता है, याद रखना आप लोग इसको। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यकृत स्रावित करता है पीत रस। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे। प्रश्न नंबर 13 क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है मेरे प्यारे बच्चों
ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइए। स्वपोषी पोषण मतलब होता है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, जैसे पौधा, ठीक है, वो स्वपोषी पोषण होता है। तो देखो इसके लिए होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, क्योंकि जो भोजन अपना स्वयं बनाता है जैसे पौधा, तो पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड जल चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए जो उसकी हरी पत्तियों में होता है, सूर्य का प्रकाश चाहिए, ठीक है, मतलब उपयुक्त सभी होगा कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, तो ये सभी आवश्यक हैं। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन डी दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देख लो आप लोग। प्रश्न नंबर 14 क्या है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो द्वार कोशिकाएं होती हैं पाई जाती हैं कहाँ पे, जड़ों में पाई जाती हैं कि रंध्रों में पाई जाती हैं कि वात रंध्रों में पाई जाती हैं कि उपयुक्त सभी में। बताइए। द्वार कोशिका की बात कर रहा है कि जो द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं कहाँ पे पाई जाती हैं, बताना आप लोगों को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी रंध्रों में पाई जाती हैं। जितने बच्चों ने ऑप्शन बी दिया है 100% उनका आंसर सही है। चलिए आप लोग आगे बढ़िए और अगला प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न 15, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पादप में, पादप मतलब पौधा में जाइलम का कार्य होता है। तो पौधा में जो जाइलम है उसका कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए उत्सर्जित पदार्थों का संवहन, ऑप्शन बी जल का संवहन, ऑप्शन सी भोजन का संवहन, ऑप्शन डी अमीनो अम्ल का संवहन। तो देखिए हमने बताया था ज से जाइलम, ज से जल, तो जल का संवहन में, ठीक है, पादप में जाइलम का जो कार्य होता है जल का संवहन। अगर फ्लोएम रहता है तो फ्लोएम हो जाता है भोजन का संवहन, तो ये भी याद रखना, ठीक है। हालांकि यहाँ जाइलम पूछा है तो हम लोग ऑप्शन बी करेंगे जल का संवहन पे। और जितने बच्चों ने ऑप्शन बी दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है, ठीक है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार रहिए, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न यह है कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा जो भाग है अधिक अनुकूल है। ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी जड़, ऑप्शन डी प्रकलिका। बताइए। तो पौधों में जो कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल माना जाता है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों तना अधिक अनुकूल माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने दिया है बिल्कुल सही आंसर है उनका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप लोग पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं आपको बताना है। ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी गर्भाशय, ऑप्शन सी शुक्रवाहिका, ऑप्शन डी डिंब वाहिनियाँ। बताइए 17 का राइट आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मादा जनन तंत्र का भाग अंडाशय तो होता ही है, गर्भाशय भी होता है, डिंब वाहिनियाँ भी होता है। ये जो शुक्रवाहिका जो आप दिख रहा है ऑप्शन सी वाला, यह मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। और जितने बच्चों ने सी दिया है बिल्कुल उनका आंसर 100% सही है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम आगे बात करें अगला प्रश्न अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे। तो अगला प्रश्न यहाँ मैं पढ़ता हूँ, आप लोग बताना इसका आंसर क्या है कि समजात अंग का उदाहरण क्या है। समजात अंग की अगर बात करें तो समजात अंग का उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, ऑप्शन बी हमारे दांत तथा हाथी के दांत, ऑप्शन सी आलू एवं घास के ऊपरी भुस्तारी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो अगर हम बात करें इसमें कि समजात अंग का बात करें कि इसमें कौन सा उदाहरण है, तो ये सभी उदाहरण समजात अंग के ही हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और जितने बच्चों ने अगर डी दिया है बिल्कुल तैयारी अच्छे से चलिए, उनका आंसर भी सही होगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए प्रश्न नंबर यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ 19। ये प्रश्न तो वाकई में इंपॉर्टेंट प्रश्न, हमेशा से बताता हूँ आप लोगों को कि मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। शुद्ध लंबे पौधे पूछ रहा है, तो शुद्ध लंबे पौधे का जो जीन प्रारूप होता है ऑप्शन ए दोनों कैपिटल टी होंगे कि एक कैपिटल टी स्मॉल टी कि एक होता है दोनों स्मॉल टी कि एक स्मॉल टी कैपिटल टी। बताओ प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे शुद्ध लंबे जीन प्रारूप पूछ रहा है। शुद्ध लंबे का मतलब ये होता है कि दोनों हो जाएंगे कैपिटल टी टी। तो शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है दोनों कैपिटल टी टी। याद रखना आप लोग, इस प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चों ने ऑप्शन ए दिया बिल्कुल उनका आंसर सही है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्टार बना लेना। स्टार बनाने का मतलब किसी को थोड़ा ध्यान दे लेना, आप लोग 1-2 बार थोड़ा पढ़ के जाना आप लोग एग्जाम में, ठीक है। चलो अगला देख लो। ये प्रश्न तो बहुत सिंपल होता है, क्या है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या है, ठीक है। ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 48। तो मानव गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जोड़ी पाई जाती है, एक जोड़ी में 23 होता है, तो 23 दूना के 46, बात खत्म। ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गुणसूत्रों की संख्या कितने होता है मानव में 46 होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।
आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखो क्या है अगला प्रश्न, तो यह है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। ऑप्शन ए XY, ऑप्शन बी XX और ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी Y, ऑप्शन डी X। बताओ क्या होगा राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। तो आप तुरंत क्लिक करोगे ऑप्शन ए पे और बताओगे कि X और Y होता है। ठीक है, X और Y होता है लिंग गुणसूत्र पुरुष में। चलो आगे बात कर लेते हैं। अगला देखो, अगला मेरे प्यारे बच्चों यह है, ध्यान से पढ़ना इस प्रश्न को, कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन एक से कम, एक से अधिक कि अनंत। बताओ क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा। देखो समतल दर्पण की अगर बात आ जाएगा और पूछ रहा है प्रतिबिंब का आवर्धन, तो हमेशा एक होता है समतल दर्पण के लिए। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ चलते हैं और मैं आप लोगों को अगला प्रश्न दिखाता हूं और उसका आंसर आप लोग बताने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। वो प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 23। देखो ये तो क्वेश्चन पूछ लिया है हमसे कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 40 सेंटीमीटर। तो देखो फोकस दूरी तो दे ही रखा ना, एफ बराबर आपको 10 सेंटीमीटर दे ही रखा है। आर पूछ रहा था, आर बराबर क्या होता है 2F, तो 2 गुणे एफ का वैल्यू कितना है 10, तो 2 को गुणा 10 में करोगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि 20 सेंटीमीटर का मतलब ये हो जाएगा कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न यह है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी की -25 सेंटीमीटर। तो देखो समतल दर्पण पूछ रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी, और समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है अनंत। अभी हमने देखा अगला प्रश्न कि समतल दर्पण का जो आवर्धन की क्षमता होती है कितनी होती है, तो 1 होता है, और यहाँ पे फोकस दूरी पूछा है तो अनंत होगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न देख लो, अभी जो जिस फार्मूले पे हम लोगों ने सवाल किया है वही फार्मूला ही पूछ लिया हमसे कि एक गोलीय दर्पण की अगर फोकस दूरी F है और वक्रता त्रिज्या R है तो इसमें अभिष्ट संबंध क्या होगा, मतलब इन दोनों से फार्मूला क्या बनेगा। ऑप्शन ए R बराबर F/2 कि ऑप्शन बी R बराबर 2F बनेगा कि ऑप्शन सी R बराबर F बनेगा कि ऑप्शन डी R बराबर 4F बनेगा। बताओ क्या होगा राइट आंसर कि दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होगा, तो ऑप्शन बी R बराबर 2F। इसी पे तो लगाए हैं ना, नहीं तो अगर यहाँ से F निकालोगे तो F बराबर होता है R/2। तो कभी कभी ये ऑप्शन में रहता है तो कभी कभी ये, हालांकि इस ऑप्शन में यही है तो इस पर क्लिक करेंगे। कभी कभी ये भी दे देता है कि F बराबर R/2, तो ऑप्शन में है ही नहीं, और इसका निर्माण तो यहीं से हुआ है ना, R बराबर 2F से ही तो हुआ है। तो चलिए क्लियर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी R बराबर 2F। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला देख लो प्रश्न नंबर 26 क्या है, उस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं कि वक्रता त्रिज्या का जो मात्रक होता है, ऑप्शन ए मीटर में, ऑप्शन बी सेंटीमीटर में, ऑप्शन सी मिलीमीटर में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आप ही बताओ कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होगा, इनमें से सभी होगा कि नहीं। बिल्कुल होगा, क्योंकि फिक्स थोड़ी होता, आपका मन आप मीटर में ले लो, मेरी मर्जी सेंटीमीटर में, किसी और की मर्जी वो मिलीमीटर में ले लेगा वक्रता त्रिज्या, उसमें क्या है। तो ऑप्शन डी जो होगा इनमें से सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न देख लो आप 27 क्या है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। कह रहा है कि कोई दर्पण है और उस दर्पण से चाहे आप कितनी ही दूरी पर क्यों ना खड़े हों, आपका जो प्रतिबिंब होगा ना सदैव सीधा प्रतीत होगा। तो बताइए कि दर्पण कौन सा होगा। तो बताओ ऑप्शन ए केवल समतल होगा कि ऑप्शन बी केवल अवतल होगा कि ऑप्शन सी केवल उत्तल होगा कि ऑप्शन डी या तो समतल अथवा उत्तल होगा। बताओ। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर अब डी होगा। या तो समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में, इन दोनों केस में आप मतलब उस दर्पण से चाहे कितनी ही दूरी पे खड़े हो आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, तो समतल दर्पण भी हमेशा ही सीधा बनता है और उत्तल दर्पण में भी आपका प्रतिबिंब हमेशा ही सीधा ही बनता है, इसलिए आप ऑप्शन डी पे क्लिक करोगे। ठीक है, चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चों ने डी दिया है 100% उनका आंसर सही है। चलिए फटाफट आगे बढ़ चलते हैं। अगला देखो, अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ठीक है, किसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वायु के सापेक्ष। ऑप्शन ए जल,
ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी तारपीन का तेल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस पे क्लिक करोगे आप लोग? हीरा पे ही करोगे, क्योंकि हीरा का अपूर्णांक तो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए, तो जितने लोगों ने बी दिया है 100% उनका आंसर सही है। अरे इस बार हम लोग 20 में 20, एक भी प्रश्न बचने वाला नहीं है, मेरा वादा है। ठीक है, चलिए, उधर 50 में 50 की तैयारी भी चल रही है ज़बरदस्त। ये प्रश्न वाकई में इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान देने योग्य बातें हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश की किरण, मतलब एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होगा यदि प्रकाश की किरण, कह रहा है कि एक कोई परावर्तक पृष्ठ है और इस माध्यम से हम आ रहे हैं प्रकाश किरण इस माध्यम में, तो कह रहा है कि अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होगा। कब होगा? ऑप्शन ए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होगी तब, कि ऑप्शन बी यहाँ पे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, कि ऑप्शन सी सघन एवं विरल माध्यम की संयुक्त सतह की दिशा में जा रही हो, कि ऑप्शन डी दोनों जो माध्यम हैं वो एक ही हों। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो इसका राइट आंसर होगा मैं आपको बताता हूँ सिचुएशंस, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाएगी तभी अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ये जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इसको 2 बार 3 बार 4 बार जितना हो सके उतना पढ़ के जाना, ये प्रश्न हमेशा आता है। ठीक है, चलिए, अगर अगला प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें तो देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है कि किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। कह रहा है कि कोई वस्तु का अगर हमें आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखेंगे? ऑप्शन ए लेंस के मुख्य फोकस पे, ऑप्शन बी फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर, ऑप्शन सी अनंत पर, ऑप्शन डी लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन डी, क्योंकि लेंस के प्रकाशिक केंद्र ओ प्रथम फोकस मतलब F1, इसके बीच अगर हम किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग याद करना, ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे प्यारा बच्चों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपको दिखाता हूँ। बताइए, अगला प्रश्न यह है कि स्वस्थ नेत्र के प्रतिबिंब बनता है, स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब करा कि अगर आपका आंख बिल्कुल स्वस्थ है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? ऑप्शन ए कार्निया पर, ऑप्शन बी आइरिस पर, ऑप्शन सी पुतली पर, ऑप्शन डी रेटिना पर। बताइए, अगर आपका आंख बिल्कुल स्वस्थ है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आप आंसर दोगे ऑप्शन डी रेटिना पर बनेगा। ठीक है, इतना तो आप लोगों को सबको मालूम है और इसका आंसर सभी लोग सही दोगे। ठीक है, ठीक क्लियर हो गया ना आप लोगों को? चलिए आगे अगर हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछता हूँ। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न यह है कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अगर आपकी आंखों में दूरदृष्टि दोष है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑप्शन ए रेटिना पर, ऑप्शन बी रेटिना के पीछे, ऑप्शन सी रेटिना के आगे, ऑप्शन डी नेत्र लेंस पर। बताइए राइट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उत्तर देंगे कि अगर दूरदृष्टि दोष है तो प्रतिबिंब हमेशा रेटिना के पीछे बनेगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगर निकट दृष्टि दोष रहता है तो रेटिना के आगे बनता है, अगर आंख बिल्कुल स्वस्थ रहती तो रेटिना पर बनता है। ठीक है, तीनों कंडीशन आप लोग याद रखना। हालांकि दूर दृष्टि दोष है तो रेटिना के पीछे बनेगा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लो। अगला प्रश्न यह है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। ऑप्शन ए बैगनी रंग का, ऑप्शन बी हरे रंग का, ठीक है, कि ऑप्शन सी यहाँ पे पीले रंग का, ऑप्शन डी लाल रंग का। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कह रहा है कि यह आपका प्रिज्म है, अगर इस प्रिज्म से श्वेत की प्रकाश किरण जा रही है तो 7 रंग में विभक्त हो जाती है, सबको मालूम है। सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो ऑप्शन ए बैगनी रंग का होता है। किसका? बैगनी रंग का। और सबसे कम अगर पूछ लेगा तो आप लाल रंग का बताओगे। ठीक है, तो ये भी याद रखना। जितने लोगों ने ऑप्शन ए दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो अगला प्रश्न देख लो। 34 देखो 34 क्या है? 34 यह है कि प्रकाश का वेग जो है निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है?
किस माध्यम में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी निर्वात। ठीक है, तो देखो बहुत लोग इसका आंसर गलत करते हैं। तो प्रकाश का वेग अगर सबसे अधिक होगा वो निर्वात में होगा। कुछ लोग, बहुत लोग वायु मारते हैं, नहीं, वायु से भी खाली स्थान होता है निर्वात में। वायु में तो थोड़ा धूल के कण पाए जाएंगे भी, लेकिन निर्वात में बिल्कुल खाली होता है, उसको रोकने वाला कोई रहेगा ही नहीं। और जब उसको कोई रोकने वाला नहीं रहेगा तो उसमें प्रकाश की किरण बहुत तेज जाएगी। ठीक है, चलिए, अब प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये भी याद रखना। ठीक है, चलो अगला देख लो क्या है। 35 यह है कि विद्युत आवेश का मात्रक है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है बताओ? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी यहाँ पे कूलाम होगा, कि ऑप्शन सी वोल्ट होगा, कि यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन डी एम्पियर होगा। बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, विद्युत आवेश की बात कर रहा है। ठीक है, आवेश मतलब क्यू, तो उसका मात्रक सी होता है, कूलाम। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मैं पूछता हूँ आपसे। यह प्रश्न है, बताओ क्या है? किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक होता है। कोई विद्युत परिपथ में अगर बहने वाली धारा है तो धारा का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए कूलाम, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी जूल होगा, कि ऑप्शन डी ओम होगा। बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो आप सिंपल जवाब दोगे कि धारा का मात्रक पूछ रहा है। धारा को किस में नापेंगे? ठीक है, एम्पियर में नापेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न देखो, मज़ेदार प्रश्न पूछा है कि विद्युत धारा का मापन किया जाता है। उसका मापन जो करोगे किससे करोगे? वोल्ट मीटर से करते हो, अमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, कि ऑप्शन डी ऊर्जा मीटर से। बताओ विद्युत धारा का मापन किया जाता है किससे? तो आप सिंपल जवाब दोगे अमीटर से। किससे? अमीटर से किया जाता है विद्युत धारा का मापन। जितने बच्चों ने बी दिया है 100% उसका जो आंसर है सही है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते चलो। अगला प्रश्न देखो और इसका उत्तर बताओ। अगला प्रश्न यह है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है आप लोग। ये प्रश्न वाकई में इम्पोर्टेंट है कि ओम के नियम के अनुसार अगर हम बात करें विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ होगा। ठीक है, विभवांतर और धारा के बीच जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? ऑप्शन ए सरल रेखा, ऑप्शन बी वृत्त, ऑप्शन सी अर्धवृत्त बनता है, कि ऑप्शन डी लगातार दिशा बदलती रेखा। तो देखिए जो ओम का नियम उन्होंने बताया था वी और आई के बीच ग्राफ, तो एक सीधी रेखा बनती है। कैसी? एक सीधी रेखा बनती है। आप लोग इस याद रखना। तो ऑप्शन ए जो है सरल रेखा, जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जितने लोगों ने ऑप्शन ए दिया बिल्कुल उनका आंसर सही है। ये प्रश्न बताओ, ये प्रश्न सिंपल है, सभी लोग जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर, कि अगर एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? ऑप्शन ए 726 वाट होता है, कि ऑप्शन बी 736 वाट होता है, कि ऑप्शन सी की अगर हम बात करें 746 वाट, कि ऑप्शन डी 756 वाट। तो देखो एक अश्वशक्ति पूछ रहा है ना, तो एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है। मतलब ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों को दिखाता हूँ। यह अगला प्रश्न यह है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। बताइए प्रतिरोध का जो मात्रक होता है क्या होता है? ऑप्शन ए ओम होता है, कि ऑप्शन बी ओम प्रति मीटर होता है, कि ऑप्शन सी अगर हम बात करें ओम मीटर होता है, कि ऑप्शन डी मीटर प्रति ओम होता है। बताओ देखो 40 का राइट आंसर प्रतिरोध। अब बताओ प्रतिरोध नहीं मालूम है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम ही ना होता है। ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर, जितने बच्चों ने दिया है बिल्कुल सही दिया। क्या होगा, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही पूरे दे दिए होंगे सही आंसर, मुझे मालूम, इतना कॉन्फिडेंस इतना मैं पढ़ा दिया हूँ कि आप लोग एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, हीटर का तार बना होता है। ऑप्शन ए तांबे का बना होता है, कि पीतल का बना होता है, कि नाइक्रोम का, कि लोहे का। हीटर देखे हो तो हीटर का जो तार इस तरह बना होता है जिसमें से वो निकलता है हीटिंग, जिससे हम लोग खाना बनाते हैं, तो हीटर का जो तार होता है वो किससे बना होता है? बताओ। तो सब लोग देंगे नाइक्रोम के तार का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देख लो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न तो यह है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई है। जो विद्युत ऊर्जा है, तो विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ, आप लोग बताना। ऑप्शन ए वोल्ट होता है, कि ऑप्शन बी वाट होता है, कि ऑप्शन सी एम्पियर होता है, कि ऑप्शन डी वाट सेकंड होता है। ठीक है, बताओ राइट आंसर क्या होगा? एक बार प्रश्न और मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को ताकि क्लियर हो जाए। विद्युत ऊर्जा की इकाई पूछ रहा है ना, तो विद्युत ऊर्जा की बात कर रहा है, तो विद्युत ऊर्जा का होता है वाट सेकेंड। याद रखना। देखो वोल्ट होता है क्या है? वोल्ट विभवांतर को होता है, सबको मालूम है विभवांतर। वाट किसका होता है? शक्ति का होता है। ठीक है, एम्पियर किसका होता है? धारा का होता है। ठीक है, और वाट सेकेंड विद्युत ऊर्जा का होता है। तो चारों तो हमने बता दिया, चारों याद कर लो, क्या करना है पूरा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला देख लो, अगला क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी? 43 क्या है?
कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। कोई एक गतिमान आवेशित कण है, वो क्या उत्पन्न करेगा? ऑप्शन ए केवल चुंबकीय क्षेत्र, कि ऑप्शन बी केवल विद्युत क्षेत्र, कि ऑप्शन सी चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों, कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ 43 का राइट आंसर क्या होगा कि एक गतिमान जो आवेशित कण है वो क्या उत्पन्न करता है? तो सिंपल, दोनों विद्युत, देखिए चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। कोई गतिमान आवेशित कण है तो वो चुंबकीय क्षेत्र भी और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, इस बात को याद रखना आप लोग, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लो, क्या है 44। देखो 44 यह है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं ऑप्शन ए सदैव समांतर होती हैं, ऑप्शन बी एक बिंदु पर मिलती हैं, कि ऑप्शन सी एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ऑप्शन डी परस्पर काटती हैं। देखिए चुंबकीय जो बल रेखाएं, अगर मैं एक चुंबक लूँ तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? ऐसे, यहाँ से ऐसे, ऐसे ऐसे आती हैं, मतलब एक दूसरे को कभी काटती ही नहीं है। मतलब ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा, मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं चुंबकीय बल रेखाएं। इस बात को आप याद रखना। जितने बच्चों ने अगर सी दिया है 100% उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखो क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या है देख लो। हाँ देखो यहाँ पे मिस्टेक है, यह जो आगे है यहाँ पे पहले बी होगा, पहले आगे बी है, बी तब जाके ए, फिर जाके फाई। कह रहा है बी, ए और फाई क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी दर्शाता है, क्षेत्रफल को ए दर्शाता है और फ्लक्स के संकेत को फाई दर्शाता है। तो इनके बीच संबंध क्या होगा? मतलब बी कामा ए और फाई, इन तीनों के बीच संबंध पूछ रहा है। और बी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ए चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्रफल है और फाई जो है फ्लक्स का संकेत है। तो इनके बीच क्या संबंध बनेगा? बी, ए और फाई के बीच। बताओ ऑप्शन ए फाई बराबर बी इंटू ए, ऑप्शन बी बराबर फाई इंटू ए, ऑप्शन सी ए बराबर बी इंटू फाई, ऑप्शन डी मतलब तीनों का गुणनफल एक के बराबर होगा। बताओ क्या होगा राइट आंसर? तो एक ही उत्तर दोगे ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ फाई बराबर होता है बी इंटू ए, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गुणे उसके क्षेत्रफल के बराबर चुंबकीय फ्लक्स का संकेत होता है। याद रखना आप लोग, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न तो यह है कि विद्युत जो जनित्र है रूपांतरण होता है। विद्युत जनित्र मतलब जनरेटर की बात कर रहा है, तो जो जनरेटर होता है वो रूपांतरण कैसे होता है? ऑप्शन पढ़ता हूँ, आप लोग बताना। ऑप्शन ए जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। बताओ 46 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखो जनरेटर में पहले क्या दोगे? पहले जनरेटर अपने हाथ से घुमाते हैं, हाथ से घुमाने का मतलब यांत्रिक ऊर्जा, तब वो पूरा स्पीड से नाचने लगता है, तब जाके उसमें से विद्युत निकलती है, विद्युत ऊर्जा। तो आप ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है विद्युत जनित्र, ठीक है। अगर ये विद्युत मोटर आ जाता तो क्या करते हैं? तो मोटर में क्या होता है? पहले हम लोग विद्युत ऊर्जा देते हैं, तब जाकर वो हमें हवा देता है यांत्रिक ऊर्जा में। चाहे कहीं भी, जैसे फैन की बात करूं, पंखा में हम लोग जो मोटर लगाते हैं तो उसमें पहले हम लोग क्या देते हैं? लाइन देते हैं, मतलब विद्युत ऊर्जा देते हैं, तब ना वो नाचता है, हवा देता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। तो देखो यहाँ पे जनरेटर की बात है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, अगर मोटर रहता तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। तो दोनों प्रश्न याद होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला देखो क्या है 47 यह है कि जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के नियम है। अगर हमें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करना है तो किस नियम से ज्ञात करेंगे? ऑप्शन ए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाएंगे, ऑप्शन बी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएंगे, कि ऑप्शन सी ओम का नियम लगाएंगे, कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ 47 का राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिंपल आप जवाब दोगे कि फ्लेमिंग के दाएँ हाथ का नियम लगाएंगे। फ्लेमिंग के दाएँ हाथ का नियम हम लगाएंगे अगर हमें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करना है तो, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है 48 ये है कि लघु पथन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। अगर लघु पथन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, कि परिवर्तित नहीं होता है, कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, कि ऑप्शन डी निरंतर परिवर्तित होता जाता है। बताओ 48 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताओगे कि लघु पतन के कारण जो परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जितने बच्चों ने दिया है 100% उनका राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न आ ही गया तो इसका उत्तर तो तुरंत बता दोगे कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, कि यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा को और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में।
बताओ 49 का राइट आंसर क्या होगा। तो सिंपल आप जवाब दोगे कि पहले हम लोग विद्युत ऊर्जा देंगे तब जाके यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करेगा। मतलब कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल है। और लास्ट प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। लास्ट प्रश्न यह है कि बताना है कि वेबर किस राशि का मात्रक होता है। वेबर जो है किस राशि का मात्रक है। ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ऑप्शन बी चुंबकीय फ्लक्स, कि ऑप्शन सी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, कि ऑप्शन डी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बताओ वेबर पूछ रहा है ना कि वेबर जो है किस राशि का मात्रक है। सिंपल जवाब दोगे ऑप्शन बी चुंबकीय फ्लक्स। किसका? चुंबकीय फ्लक्स। तो वेबर किस राशि का मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स। तो देखो 50 प्रश्न दिया, ईमानदारी से बताना है कि 50 में से कितना 45 सही है कि 40 सही, चाहे जितना भी सही होगा, 5 ही सही होगा तो ईमानदारी से बताना कि 5 सही है। ठीक है, मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा और सब पे रिप्लाई दूंगा। इस बार हम लोगों को 95% लाने से दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। बस आप लोग निरंतर पढ़ते रहो, वीडियो को शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। तो चलो वो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।